है स्मॉल इंटेस्टाइन, खुराक की मुकम्मल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इससे पहले हम ऊपर हमारे पास पिंक में ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइन ऊपर वाला कट कर दें। ये पेप्टाइड्स मैदा की दीवारों के चंद सेल्स को एक हार्मोन यानी गैस्ट्रिन निकालने की तहरीक देते हैं। ये हार्मोन खून में दाखिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है। गैस्ट्रिन निकालने की तहरीक देते हैं। ये हार्मोन खून में दाखिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है। मैदे में ये हार्मोन मखसूस असरात रखता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स को मज़ीद गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए तहरीक देता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, खुराक की मुकम्मल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला 10 इंच यानी 10 इंच 25 सेंटीमीटर का हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? ड्यूडिनम कहलाता है। और ये एलिमेंट्री कनाल का वो हिस्सा है जहाँ डाइजेशन का अमल सबसे ज़्यादा होता है। ड्यूडिनम में डाइजेशन ज़्यादा होती है। यहाँ खुराक के साथ 3 मज़ीद रतूबतें मिक्स की जाती हैं, सेक्रीशंस मिक्स की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1, जिगर से एक जूस बाइल आता है और लिपर्स की डाइजेशन में मदद देता है। ये लिपर्स की एमल्सिफिकेशन करता है, यानी लिपर्स के कतरों को एक दूसरे से अलग रखता है। उसके बाद हमारे पास आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज नंबर 2 पे है। पेंक्रियाज से आने वाले पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद इंजाइम्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपर्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये इंजाइम्स बल तरतीब ट्रिप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज हैं। ये हमारे पास नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है? इंटेस्टाइन की दीवारों से आने वाला इंटेस्टाइनल जूस तमाम इकसाम की खुराक की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन के लिए बहुत से इंजाइम्स रखता है। उसके बाद ड्यूडिनम से आगे हमारे पास क्या है? 22.4 मीटर लंबी एक जेजुनम है। ज्यूजिनम इसका तल्लुक हमारे नवाला में मौजूद बकिया प्रोटीन, स्टार्च और लिपर्स की डाइजेशन है। क्योंकि जो हमारी कंप्लीट डाइजेशन है वो तो ड्यूडिनम ही हो जाती है, जो कि 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर का हिस्सा होता है। उसके बाद ज्यूजिनम में मजीद प्रोटीन और स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा 3.5 मीटर लंबा हिस्सा जिसे हम इलियम कहते हैं, इसका तल्लुक डाइजेस्टेड खुराक की एब्जॉर्प्शन है। इलियम के अंदरूनी दीवार में गोल तहें मौजूद होती हैं जिन पर बेशुमार उंगली नमा उभार मौजूद होते हैं। इन आभारों को हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं और वाहिद विलस या वायलस कहा जाता है। विलाई अंदरूनी दीवारों का स्थायी रकबा बढ़ाते हैं और इससे डाइजेस्टेड खुराक की एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद मिलती है। हर वेलस में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली जिसे हम लैक्टियल कहते हैं मौजूद होती है। वेलस की दीवारों की मोटाई सेल्स की सिर्फ एक तय पर ही मुश्तमिल होती है, जिससे सादा शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को इंटेस्टाइन से वेलाई की ब्लड कैपिलरीज में जज़ब होते हैं। खून इन्हें हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए इंटेस्टाइन से लेकर जिगर तक पहुंचाता है ताकि जिगर में खुराक को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद यहाँ खुराक को जहरीले मादों से पाक किया जाता है और अजाफी खुराक ज़ख़ीरा की जाती है। जिगर से खुराक की ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हिपैटिक वेन के ज़रिए दिल की तरफ चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में मौजूद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स विलाई की लैक्टियल में दाखिल होते हैं और इन्हें बड़ी लिम्फेटिक डक्ट में ले जाती है। यहाँ से इन्हें दिल की तरफ जाने वाली बड़ी वेन्स में दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन और डिफेक्शन। जब हमारे नवाले के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यानी खून में जज़ब हो चुके होते हैं तो बकिया मवाद यानी लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुत्सिल एक थैली होती है। उसके बाद कोलन और रेक्टम। कोलन के ज़रिए पानी को खून में जज़ब करवाया जाता है। जब पानी को खून में जज़ब करवा लिया जाता है तो जिसके बाद बचने वाले ठोस मवाद को फुजला यानी फीजिस कहते हैं। फुजला में खुराक का डाइजेस्टेड ना होने वाला हिस्सा, इसमें बहुत से बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कनाल के उतरे हुए सेल्स, बाइल पिगमेंट्स और पानी भी मौजूद होते हैं। फुजला को रेक्टम में ज़ख़ीरा किया जाता है और रेक्टम में ज़ख़ीरा करने के बाद जो एनस के ज़रिए जिस्म से बाहर खुलता है। मामूल के हालात में जब रेक्टम फुजला से भरता है तो ये एक रिफ्लेक्स पैदा करता है जिससे एनस रफ़ा हाजत यानी डिफेक्शन के लिए खुल जाता है। बालगों में ये रिफ्लेक्स शऊरी तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन शीरख्वार बच्चों में इसका कंट्रोल गैर इरादी होता है। ग्रोथ के दौरान बच्चा इस रिफ्लेक्स को इरादी यानी कंट्रोल में लाना सीख लेता है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक आता है
सीकम के बंद सिरे से एक गैर फैली उंगली नमा ट्यूब निकलती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। किसी इन्फेक्शन की वजह से इसमें होने वाली इन्फ्लेमेशन से शदीद दर्द उठता है। इन्फेक्शन से मुतासरा अपेंडिक्स को सर्जरी के ज़रिए फ़ौरन निकालना ज़रूरी होता है, वरना ये फट सकती है और इन्फ्लेमेशन पूरे एब्डोमेन में फैल सकती है। कोलन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया विटामिन के बनाते हैं जो कि खून के जमने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बाइल आता है। बाइल में वो पिगमेंट्स भी होते हैं जो जिगर में रेड ब्लड सेल्स के टूटने का बाई प्रोडक्ट होते हैं। बाइल के ये पिगमेंट्स फुजला के साथ जिस्म से निकाले जाते हैं। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है। कल डायग्राम दी थी मैदे के स्ट्रक्चर की और दूसरी आज ये वाली डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन में तहें और विलाई। तो ये दोनों डायग्राम्स आपने बना के शेयर करनी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम जिगर का किरदार या काम को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।